हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज साइंस में नए टॉपिक की डिस्कस करेंगे। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे दोस्तों। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज अपन समझेंगे कि विद्युत का प्रभाव किस तरह से होता है, विद्युत क्या होती है, किसे कहते हैं, आवेश क्या होता है, और अपन बात करेंगे इसमें वोल्टेज की भी बात करेंगे, प्रतिरोध की बात करेंगे, विभिन्न प्रकार की राशि होती है उन सभी राशियों की बात करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की टॉपिक है अपना बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, प्रारंभिक विद्युत। किसे कहते हैं? विद्युत। ठीक है दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, प्रारंभिक विद्युत क्या होता है? सबसे पहले विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि विद्युत कितने प्रकार के होते हैं। विद्युत मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। यदि विद्युत को यदि अपन प्रकार में बांटे तो विद्युत मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? मुख्यतः दो प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है स्थिर विद्युत और दूसरा होता है गतिज विद्युत। स्थिर विद्युत और गतिज विद्युत। स्थिर विद्युत को हमारे दैनिक जीवन में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं है। हमारे जीवन में किसका कार्य है? गतिज विद्युत का कार्य है। तो गतिज विद्युत को भी समझने के लिए हमें दो प्रकार से समझना होगा कि गतिज विद्युत भी कितने प्रकार के होते हैं। दो, एक हो जाते अपने पास एसी और दूसरा हो जाता अपने पास डीसी। एसी का मतलब अल्टरनेटिव करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, यानी इसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा और इसे कहते हैं दिष्ट धारा। ठीक है दोस्तों, इस तरह। तो इनको समझने के लिए सबसे पहले अपन समझेंगे प्रारंभिक विद्युत स्टार्ट कहां से होती है। ठीक है दोस्तों, प्रारंभिक विद्युत किसे कहते हैं? प्रारंभिक विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा, ना हम इसे देख सकते ना हम छू सकते, सिर्फ इसके अनुप्रयोगों को, इनका व्यवहारिक उपयोग को ही हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। चलिए, विद्युत को समझने के लिए सबसे पहले अपने को किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से जो उनमें आवेश उत्पन्न होता है, जो ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं वो समझना सबसे बेहतर जरूरी है। मान लिया जाए कि किन्हीं दो पदार्थ को जब आपस में रगड़ते हैं तो आपस में रगड़ने के पश्चात उनके अंदर एक प्रकार का गर्माहट उत्पन्न हो जाती, वो गर्माहट एक ऊर्जा में तब्दील हो जाता है दोस्तों। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। लेकिन ये ऊर्जा गतिमान हो, उसके पास यदि दूसरा वस्तु रख दे और उसमें भी इस प्रकार के गुण आ जाए तो वो गतिमान विद्युत कहलाता, अर्थात गतिज विद्युत कहलाता। तो हम इसी की डिस्कस करेंगे। इसमें डिस्कस करने के लिए सबसे जो पहला जो टॉपिक होगा वो मेरा होगा आवेश का। ठीक है ना, आवेश किसे कहते हैं? आवेश का मतलब होता है चार्ज। क्या होता है दोस्तों? चार्ज। आवेश किसे कहते हैं? आपसे पूछा जाता है कि आवेश का परिभाषा पूछ लिया जाए, आवेश का मात्रक पूछ लिया जाए। मैं सिंपल से आपको वर्ड में पहले आपको बता दिया, जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है देखिए उसमें एक प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो ऊर्जा आवेश कहलाता है। ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रॉन्स की प्रवाह हो गई। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे I इंटू टी, इलेक्ट्रॉन्स, एम्पियर इंटू समय, इन दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं? हम आवेश कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना, सबसे पहला आवेश बराबर होता है विद्युत धारा इंटू समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। इस तरह से यदि आवेश का मात्रक निकाला जाए तो आवेश का मात्रक यहां से दिखा दिया जाए तो एम्पियर सेकेंड होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसका आवेश का जो मात्रक होता है ऐसा मात्रक को कूलाम लेते हैं। क्या लेते हैं? कूलाम। तो आवेश का
मात्रक कूलाम्ब होता है। क्या होता है दोस्तों? कूलाम्ब होता है। मैं दोबारा बता दूं, आवेश से ही शुरुआत करते हैं। जब किन्हीं दो भिन्न वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए तो आपस में रगड़ने से उनमें एक प्रकार का गर्माहट उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो क्या कहलाता? आवेश कहलाता है। क्या कहलाता? आवेश कहलाता है। ठीक है ना। आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होते धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। इनके बारे में सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश के उपयोग को दो तरह से बताया। आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होते धनात्मक और एक ऋणात्मक। और इनके बारे में किसने बताया? इनके बारे में बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। क्या बताया उन्होंने? कि जब हम किसी दो भिन्न प्रकार के धातुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के पश्चात उनमें एक प्रकार का चार्ज उत्पन्न होता है, यानी आवेश उत्पन्न होता है। इन दोनों वस्तुओं में से कोई तो क्या होगा? धनात्मक हो जाएंगे और कोई ऋणात्मक हो, यानी कोई लेने वाला हो जाएगा और कोई देने वाला हो जाएगा। यदि मान लिया जाए कोई किसी से लेते जा रहा है, हाँ, और कोई उसको देते जा रहा, तो जो देते हुए जा रहे हैं वो तो हो गए धनात्मक, जो लेते हुए जा रहे वो क्या हो गए? ऋणात्मक। इस तरह से धनात्मक ऋणात्मक होता है। इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक धनात्मक आवेश, नंबर दो ऋणात्मक आवेश। इनके बारे में किसने बताया? दोनों के बारे में सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। ठीक है ना। चलिए, आवेश क्या बताया? जब दो भिन्न प्रकार के धातु पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें एक प्रकार का चार्ज उत्पन्न होता है, गर्माहट उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, वही क्या कहलाता? आवेश कहलाता। आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं। आवेश को इंग्लिश में हम चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चार्ज कहते हैं। यानी जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो गर्माहट उत्पन्न होती है, उस समय के साथ जितनी बार आप कंटिन्यू, आप निरंतर एक दूसरे को रगड़ते जाओगे उतना ही अधिक से अधिक, जितने समय तक रगड़ते जाओगे उतने ही अधिक समय तक उनमें क्या? आवेश उत्पन्न होगी। अर्थात I इंटू टी के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। मीन्स विद्युत धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। आवेश का मात्रक इस फॉर्मूला की सहायता से एम्पियर सेकेंड हो गया, और आवेश का मात्रक ऐसे देखा जाए SI पद्धति में क्या होता? कूलाम होता। दोस्तों चलिए, इनमें से जो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते वो यही क्वेश्चंस होता, और इसी के बारे में सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाएगा कि कूलाम क्या होता है, आवेश क्या होता है। अब चलिए दोस्तों, इनके अलावा हम बात करते हैं इन्हीं फार्मूला की सहायता से विद्युत धारा की। ये विद्युत धारा था, आपने लिखा था यहां पे आवेश बराबर विद्युत धारा इंटू समय। ठीक है ना। तो मैं यहां पे इसको रहने देता हूं, यानी विद्युत, या लिख सकता हूं, या विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा? आवेश अपोन, इधर समय है गुना में, इधर आ जाएगा क्या होगा? बटा में, तो समय, यानी Q अपॉन टी, अर्थात I बराबर Q अपॉन टी, यानी आवेश की प्रवाह की दर। आवेश, क्यों क्या है? आवेश। आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। दोस्तों देखिए, यहां से सूत्र निकालिए अपन। आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इस तरह से यदि देखा जाए, इस सूत्र की सहायता से विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया? कूलाम्ब प्रति सेकेंड हो गया। दोस्तों क्या हो गया? कूलाम्ब प्रति सेकेंड। और विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है दोस्तों? एम्पियर होता है। SI मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। हम एम्पियर को इस तरह से इंडिकेट करके दोस्तों लिखते हैं। ठीक है ना। अब यदि कोई पूछ लीजिए 1 एम्पियर बराबर क्या होता, तो आपको बताना दोस्तों 1 एम्पियर बराबर, इसमें से संबंध स्थापित कर दो, 1 कूलाम्ब
प्रति सेकेंड क्या होता है दोस्तों, 1 कूलाम प्रति सेकेंड होता है। ये सबसे, अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट बन गया। अब ये पेपर में आ जाते हैं दोस्तों, क्या आ जाते हैं कि 1 एम्पियर बराबर कितने कूलाम होते हैं, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम प्रति सेकेंड होता है। विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आवेश और समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को हम फार्मूला से इस तरह से बता सकते हैं, और यदि इनको परिभाषित करना होगा तो लिखेंगे आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसको, आवेश की प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा के और भी मात्रक होते हैं, कुछ और निम्न मात्रक होते हैं जिनका भी डिस्कस करेंगे। यदि आपसे पूछ लिया जाएगा कि 1 मिली एम्पियर बराबर क्या, कि 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है, 1 मिली एम्पियर बराबर कितने एम्पियर होता, तो आपको बताना है 1 मिली एम्पियर बराबर 10 पर पावर 3 एम्पियर होता है। ठीक है ना, 1 मिली एम्पियर बराबर 10 पर पावर -3 एम्पियर होता। और यदि आपसे पूछ लिया जाए 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है, 1 माइक्रो एम्पियर की बात कर दिया। ठीक है ना, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर पूछ लिया जाए तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर आपको बताना है 10 पर पावर -6 एम्पियर होता है। 10 पर पावर -6 एम्पियर होता है। ये कुछ अन्य मात्रक भी होते हैं एम्पियर को, जो आपको हमेशा पूछ लिया जाता है दोस्तों। अब कभी कभी आपको 1 एम्पियर का भी परिभाषा पूछ लिया जाएगा कि 1 एम्पियर को परिभाषा किस तरह से दे सकते हो। चलिए दोस्तों, मैं 1 एम्पियर की परिभाषा की बात करें। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को यदि परिभाषा की बात करें तो आप बता सकते हो कि यदि किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से, यदि किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश गुजरता है, 1 कूलाम आवेश गुजरता है, तो उस परिपथ में धारा 1 एम्पियर होगा। तो उस परिपथ में कितना धारा होगा, 1 एम्पियर होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि 1 एम्पियर की परिभाषा पूछ ले, 1 एम्पियर किसे कहते हैं, तो आपको बताना यदि किसी विद्युत परिपथ में, यदि किसी विद्युत परिपथ के किसी एक बिंदु से 1 सेकेंड में 1 एम्पियर 1 कूलाम आवेश गुजरता है, तो उस बिंदु में धारा 1 एम्पियर होगा। कितना होगा, 1 एम्पियर होगा दोस्तों। इस तरह से इनको परिभाषित भी कर दिया। यदि किसी विद्युत परिपथ के, यदि किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश गुजरता है, 1 कूलाम आवेश गुजरता है, तो 1 कूलाम आवेश गुजरता है, तो उस विद्युत, तो क्या लिखेंगे बेटा, उस विद्युत परिपथ में धारा, उस विद्युत परिपथ में धारा 1 एम्पियर होगा। कितना होगा दोस्तों, 1 एम्पियर होगा, 1 एम्पियर होगा। ठीक है, ये 1 एम्पियर की आपके पास हमेशा परिभाषा पूछ लेता था। आपको विद्युत धारा मापने के लिए आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है विद्युत धारा मापने के लिए हम एम्पियर मीटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है ना, किसका, विद्युत धारा। लिख भी देता हूं, विद्युत धारा मापने के लिए एम्पियर मीटर का
एम्पियर मीटर या आमीटर, ठीक है ना, आमीटर का यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? एक एम्पियर मीटर या आमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए यदि विद्युत धारा यदि किसी परिपथ का मापना होता है तो आपको लोड के साथ, किसके साथ? लोड के मतलब पंखा हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, कूलर हो गए, फ्रिज, सभी यानी किसी भी विद्युत उपसाधन का यदि आपको करंट मापना होगा तो एम्पियर मीटर को किस श्रेणी में लगाओगे? एम्पियर मीटर को किस श्रेणी में लगाना? आपको यदि विद्युत मापना हो तो कैसे लगाओगे? तो यदि आपको विद्युत धारा मापना हो तो एम्पियर मीटर को लोड का मतलब क्या? पंखा हो गया, पंखा लिख देता हूं मैं, लोड के श्रेणी क्रम में, लोड के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। किस क्रम में संयोजित करना होगा दोस्तों? संयोजित क्रम में, श्रेणी क्रम में संयोजित करना, ठीक है ना। ये हो गए विद्युत धारा से संबंधित बात हो गए। आपको जानकारी होना चाहिए और कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये किस क्रम में जुड़े होते हैं, ये विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे, यानी लोड के श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका मात्रक एम्पियर होता है और 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम प्रति सेकेंड होता है। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो होती है इस विद्युत धारा के अंदर, जो हमेशा कंफ्यूजन होते हैं, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, उदाहरण यदि किसी तरह से आपको परिभाषित करना हो और पूछा जाए कि 1 कूलम आवेश में कितना, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। क्या कहा आपको? 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। मैं लिख देता हूं, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। अब आपको ज्ञात करना है, ये सबसे मोस्ट है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना होगा। तो आपको सबसे पहले जानते हो, वो क्या जानते हो, तो आपको लिखना होगा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि आवेश Q बराबर N इंटू E। N क्या है? अब आप यहां से कोई पूछ ले कि n क्या, तो आपको n बताना पड़ेगा कि n किसे कहते हैं, n क्या होता है, n का मतलब क्या होता है। n नंबर ऑफ संख्या हो गया, हाँ नंबर हो गया, संख्या जिसको होता है इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में कितना संख्या होता है। अब हमें क्या निकालना है कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे या Q या n बराबर Q अपॉन क्या, E। क्या लिखेंगे? n बराबर Q अपॉन E। अब यहां 1 कूलम बोला तो 1 कूलम, और हम जानते हैं कि प्रकृति में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होता है वो होता है 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 कूलम होता है। कितना होता है? 19। तो आप यहां पे लिख सकते हो 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपने इसको यहां पे लिख दिया। अब जब इनमें इनको भाग देते हो तो इनमें इनको भाग देने से जो मान आ जाता है वो मान आता है 6.25 गुने 10 पर पावर 18, ठीक है, 10 पर पावर 18। अब आपको ये बताना इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी। 1 कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कितना, 6.25 गुने 10 पर पावर 18। ये भी पेपर में आते हैं दोस्तों, आपको ये भी ध्यान में रखना है,
सबसे मोस्ट है। एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 गुने 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो आते हैं इसमें, वो आ जाते हैं विभव की बात करेंगे। विभव, ठीक है ना, विभव की बात कर लेंगे, या इससे विभव पोटेंशियल विभव भी कहते हैं, या हम वोल्टेज भी कहते हैं, उसकी भी बात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये विभव की भी डिस्कस कर सकते हैं, आपको विभव किसे कहते हैं। चलिए, विभव, पोटेंशियल, पोटेंशियल, विभव क्या होता है? आपसे इसके बारे में पूछ ले तो आपको आसानी से बताना है कि विद्युत विभव किसी आवेशित वस्तु के विद्युत प्रवाह की दिशा को बताता है। क्या बताता है? विद्युत विभव किसी आवेशित वस्तु के विद्युत प्रवाह की दिशा को बताता है। ठीक है ना, वही क्या कहलाएगा अपना? विभव कहलाएगा। ठीक है ना। अब यदि यहां से कोई और बात आ जाए तो दो वस्तु, जो दो आवेशित वस्तुएं होती है, दो आवेशित वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में रखी जाती है तो धनात्मक आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, निम्न विभव वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है ना। यदि दोनों वस्तुओं पर विभव एक समान हो, अर्थात विभवों का अंतर शून्य हो और ये दोनों वस्तुएं विद्युत संपर्क की स्थिति में हो तो इनके मध्य किसी भी प्रकार का आवेश या धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, किसकी बात करें अपन? विभव एवं विभवांतर की बात कर रहे हैं। विभव की परिभाषा में बात बता दूं कि विद्युत विभव किसी आवेशित वस्तु के विद्युत प्रवाह की दिशा को बताती है। दो आवेशित वस्तु एक दूसरे के संपर्क में जब रखी जाती है तो धनात्मक आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है ना। यदि दोनों वस्तुओं पर विभव समान हो, अर्थात दोनों वस्तुओं पर विभव समान हो, अर्थात विभवों का अंतर शून्य होगा तो उनमें जो विद्युत धारा का प्रवाह है उनमें नहीं होगा दोस्तों। ठीक है ना। अब अपने से यदि पूछ लिया जाए कि यदि विभव किसे कहते हैं तो अपनी भाषा में विभव को आसानी से कह सकते हैं। विभव का मतलब होता पोटेंशियल, मीन्स आवेश को धक्का देना। आवेश को धक्का देना, जैसे ही जब दो भिन्न वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो आवेश उत्पन्न होती है और ये आवेश एक पदार्थ के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न, उनको इकट्ठा करके एक बल के रूप में धक्का देना ही क्या कहलाता? विभव कहलाता। वो किसी और में पदार्थ में जाना चाहे तो क्या कहलाता? विभव कहलाता। ठीक है ना। और ये विभवांतर का मतलब, विभवांतर यानी इसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। विभवांतर यानी विद्युत धारा के परिपथ के दोनों सिराओं में विभव का अंतर। किसका अंतर? विभव का अंतर। विभव का अंतर क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। ये विद्युत परिपथ का सिरा है और ये एक सिरा और दूसरा सिरा, इन दोनों के मध्य, इन सिरा से लेकिन सिरा के मध्य में क्या विभव का अंतर है तो वो क्या कहलाता? विभवांतर कहलाता। और ये विभव और विभवांतर का जो मात्रक होता है दोस्तों उसे हम कहते हैं वोल्टेज। क्या, सॉरी, वोल्ट। क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, विभवांतर वोल्टेज। ठीक है ना। विभव, इन सब के पूछ लिया जाए कि मात्रक क्या होता है तो इनका जो एसआई मात्रक होता है वो मात्रक होता है वोल्ट।
क्या होता है दोस्तों, वोल्ट होती है। और इनके अलावा यदि कार्य के ढंग से देखें कि इनका मात्रक क्या होता है और किस तरह से समझा जाए तो वो भी अपन बात कर सकते हैं, ठीक है ना। अंतर की बात करें, विभवांतर के अंतर, तो दोनों सिरों के अंतर की बात कर लिया, ऐसा है मात्रक इसका वोल्ट होता है। और इसे मापने के लिए, विभवांतर वोल्टेज या विभव मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये हमेशा वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के समांतर क्रम में, किस क्रम में, समानांतर क्रम में लगाया जाता है। विद्युत परिपथ के हमेशा समानांतर क्रम में लगाया जाता है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना, यदि आपको क्या कहे, यदि मुझे वोल्टेज मापना हो तो वोल्टेज मापने के लिए आपको किसका प्रयोग करना है, वोल्ट मीटर का प्रयोग करना है। और वोल्ट मीटर को किस क्रम में लगाएंगे, तो विद्युत परिपथ के समानांतर क्रम में लगाएंगे। किस क्रम में लगाएंगे, समानांतर क्रम में, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से अपन ने पढ़ लिया विभव के बारे में। चलिए अब पढ़ेंगे, जब किसी विद्युतीय परिपथ से धारा प्रवाह होती है तो विभिन्न प्रकार के ऐसे चालक पदार्थ होते हैं जिनमें चालक, अचालक और कुचालक, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो उनमें विरोध करने का गुण होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे अब हम प्रतिरोध की। किसकी बात करेंगे, प्रतिरोध की, जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध किसे कहते हैं, सबसे पहले आपसे पूछ लिया प्रतिरोध क्या होता है। तो विद्युत प्रवाह, जब विद्युत प्रवाह होता है तो उनमें बाधा उत्पन्न करने वाला, पदार्थ की प्रकृति में सभी पदार्थों में एक ऐसा स्वाभाविक गुण होता है जो अपने में से बहने वाली धारा का विरोध करता है। पदार्थ का एक ऐसा स्वाभाविक गुण जो अपने में से बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रतिरोध में लिख भी देता हूं, पदार्थ का एक ऐसा स्वाभाविक गुण जो अपने में से बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे उस पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं। ओके दोस्तों, प्रतिरोध। इस प्रतिरोध को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। यानी इनमें बहने वाली विद्युत धारा का क्या करता है, विरोध करता, तो क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता। और R बराबर क्या होता है दोस्तों, V/I, यानी वोल्टेज और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। यहां लिख भी सकते हैं, प्रतिरोध बराबर वोल्टेज वटा धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इस तरह से इस प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। लेकिन यदि इसका एसआई मात्रक पूछ लिया जाए तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको बताना, एसआई मात्रक ओम होता है दोस्तों। क्या होता है, ओम का साइन इस तरह से, ठीक है ना, ओम होता है। अर्थात 1 ओम बराबर 1 वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक है ना। अब ये संबंध हो गए, ये संबंध जरूर पूछ ली जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना, 1 वोल्ट एम्पियर। इस तरह से हम प्रतिरोध की भी बात कर ली। अब यदि
विद्युत प्रवाह की बात करें तो सभी में विद्युत का, सभी विभिन्न पदार्थों में विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है, सब में अलग अलग होता है। किसी में विद्युत का प्रवाह हो भी सकता है और किसी में विद्युत का प्रवाह नहीं भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। तो यदि हम बात करें कि विद्युत का प्रवाह किस किस में होता है और किस किस में नहीं होता, विद्युत के सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ कौन सा है जिसमें आसानी से विद्युत का प्रभाव हो जाता है और जिसमें आसानी से विद्युत का प्रभाव नहीं होता। कुछ ऐसे भी हैं पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह बिल्कुल ही नहीं होता, कुछ ऐसे भी हैं जो होते भी हैं लेकिन उनमें से अपने को क्या होता है, शॉक नहीं लगता है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे लिखे चालक पदार्थ, चालक पदार्थ की बात करते हैं या सुचालक पदार्थ की बात करेंगे, ठीक है ना। जिन पदार्थों में, किन पदार्थों में, जिन पदार्थों में आसानी से विद्युत धारा प्रवाह हो जाती है उसे हम कहते हैं चालक या सुचालक। जिन पदार्थों में आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए वो क्या कहलाता है, हाँ, सुगमता से प्रवाह हो जाए, उनमें किसी भी प्रकार विरोध तो हो लेकिन उतना विरोध नहीं, अपने में से धारा बहने दे, तो वो क्या कहलाएगा, चालक या सुचालक पदार्थ कहलाता है। हम इसे इंग्लिश में कंडक्टर कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, कंडक्टर, ठीक है ना। आपसे पूछा जाए कंडक्टर किसे कहते हैं, तो वो पदार्थ जिनमें से आसानी से सुगमता से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है वो कहलाता है कंडक्टर। अब पूछा जाए ऐसा कौन कौन सा पदार्थ है जिनमें आसानी से सुगमता से विद्युत धारा प्रवाह हो जाता है, मैं बता दूं बेटा, सबसे पहले मैं लिख दिया चांदी, फिर लिख दिया मैंने सोना, फिर अपन ने लिख दिया एल्यूमिनियम लिख दिए, और यहां पे अपन ने लिख दिया तांबा, फिर अपन लिख देंगे यहां पे टंगस्टन, ठीक है ना। और लवण भी आ गया, ठीक है ना, अम्ल भी आ गए, कुछ अम्ल ऐसे भी है जो ये सारे के सारे क्या पदार्थ है जो चालक पदार्थ कहलाते हैं, सुचालक पदार्थ कहलाते हैं। मानव शरीर भी, ठीक है ना, ये सारे क्या है, विद्युत के सुचालक पदार्थ होते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाता है दोस्तों पेपर में कि निम्न पदार्थों में सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ कौन है, मतलब बिल्कुल ही उसमें प्रतिरोध का गुण नहीं है, नगण्य माना जाता है, तो आपको बताना चांदी, क्या बताना, चांदी को सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ माना जाता है दोस्तों। क्या माना जाता है, सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ माना जाता है, ठीक है ना। ये एक ऐसा पदार्थ में जिसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाह हो जाता है, किसी प्रकार का विरोध नहीं होता दोस्तों, वो हो गए चांदी, ठीक है ना, ये आ गए। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अर्धचालक किसे कहते हैं, अर्धचालक पदार्थ, सबसे पहले अर्धचालक पदार्थ को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सेमी कंडक्टर, क्या, सेमी कंडक्टर, ठीक है ना। चलिए दोस्तों इसकी बजाय अपन सबसे पहले बात करेंगे अचालक की बात कर ले, अचालक पदार्थ, किसकी बात करेंगे, अचालक, जिसे क्या कहते हैं, इंसुलेटर, ठीक है ना, इंसुलेटर। अब अचालक मतलब क्या, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से नहीं हो। आप तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नगण्य माना जाता है, बिल्कुल ही नहीं होता है, वैसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अचालक पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, अचालक पदार्थ कहलाते हैं। अब कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो अचालक है, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है दोस्तों, और उसे हम क्या कहते हैं, अचालक यानी इंसुलेटर भी कहते हैं, ठीक है ना। अब उस पदार्थ का नाम क्या है, उस पदार्थ का नाम अपन लिखेंगे यहां सबसे पहले, ये हो गए कागज, दूसरा अपने पास हो गया यहां पे लकड़ी, रबर की बात कर दे, प्लास्टिक की बात कर दे,
ये सारे ऐसे हैं जो अचालक पदार्थ है। इनके अलावा अपने पास होता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की बात कर दिया, एवोनाइट की बात कर दी अपन, एवोनाइट। इसके अलावा हो गया बेकेलाइट, बेकोलाइट। ये सारे ऐसे हैं जो क्या माने जाते हैं, अचालक पदार्थ माने जाते हैं। लेकिन इन्हीं उदाहरणों में से एक सबसे महत्वपूर्ण जो बन जाते हैं क्वेश्चन, वो है यहां से ग्रेफाइट के बारे में। किसके बारे में? ग्रेफाइट के बारे में। आपसे पूछ लिया ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट के अपवाद है। क्या है? अपवाद जो अचालक होने के बावजूद भी अचालक गुण रखने के बावजूद भी चालक की भांति व्यवहार करता है। किसके भांति? चालक की तरह व्यवहार करता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट अपवाद है जो कुचालक होता है। हम अचालक पदार्थ को कुचालक भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें बिल्कुल विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। कुचालक होने के बावजूद भी अचालक की तरह व्यवहार करता है, ये अपवाद है ग्रेफाइट। ठीक है ना। अब आपसे पूछ लिया जाए इन निम्न में से यदि देख सबसे अधिक कुचालक का तरह व्यवहार करता है, कुचालक की भांति व्यवहार करता है, तो आपको बताना है बेकेलाइट। क्या बताना? बेकेलाइट सर्वोत्तम कुचालक पदार्थ माना जाता है दोस्तों। क्या माना जाता है? सर्वोत्तम कुचालक पदार्थ है। कौन? यहां पे कौन है? बेकेलाइट, एवोनाइट, बेकेलाइट। यदि एवोनाइट, बेकेलाइट तो आपको बेकेलाइट पे टिक लेना। बेकेलाइट को सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ माना। यदि बेकेलाइट वहां पे नहीं दे रखे ऑप्शन में और भी कोई ऑप्शन, तो यदि इन सभी में से एक एवोनाइट, तो एवोनाइट को भी अपन मान सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना। इस तरह से अपन ने बात कर ली अचालक पदार्थ और कुचालक पदार्थ की अपन ने डिस्कस कर ली। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें वो है अर्धचालक पदार्थ की। किसकी बात है? अर्धचालक पदार्थ की कि अर्धचालक किसे कहते हैं। अब बात करेंगे अर्धचालक। अर्धचालक पदार्थ जिनमें चालक और अचालक दोनों का गुण मौजूद है। वैसे पदार्थ जिनमें चालक और अचालक दोनों प्रकार के गुण मौजूद होते हैं वो कहलाते हैं अर्धचालक पदार्थ। यानी चालक व अचालक दोनों प्रकार के गुण मौजूद होता है। ठीक है ना। वो क्या कहलाता? अर्धचालक पदार्थ कहलाता। ठीक है ना। जैसे अर्धचालक पदार्थ कौन कौन से हो गए? तो यहां पे हो गए जर्मेनियम और दूसरा हो गया सिलिकॉन। दोस्तों मैं आपको बता दूं सिलिकॉन सबसे अधिक प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है ना। सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थ का ही प्रयोग हम करते हैं सोलर प्लेट बनाने में। किसका प्रयोग करते हैं? सोलर प्लेट बनाने में करते हैं। सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थ होता है जिनका प्रयोग करते हैं हम सोलर प्लेट, सौर ऊर्जा प्लेट, जिसको सोलर प्लेट बनाने में। सोलर प्लेट बनाने में सबसे अधिक किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों अर्धचालक पदार्थ है। इसका मतलब इनमें चालक और अचालक दोनों का गुण मौजूद है, इसीलिए हम कहते हैं इसको क्या कहते हैं दोस्तों? अर्धचालक पदार्थ। ठीक है। ये हो गए चालक, अचालक और अर्धचालक। आज की अपने टॉपिक में ये तीनों डिस्कस कर लिया। विद्युत का भी डिस्कस कर लिया अपन ने। विद्युत धारा किसे कहते हैं, विभव किसे कहते हैं और आवेश क्या होता है। ठीक है ना। ये सारे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट ये क्लासेस 3 लेक्चर में कंप्लीट होगा, 3 सेशन में कंप्लीट होगी। आज के सेशन के लिए यहीं तक समाप्त करते हैं अपन। कल फिर अपन नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो अपन समझेंगे आगे ओम्स का लॉ क्या होता है और आगे जो भी इनसे विद्युत संबंधित टॉपिक है वो अब नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।